नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका भारत सरकार की मूक्स पहल के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण प्रबंधन के सिद्धांत में। हम लोग लेक्चर 22 पर हैं और आज हम लोग बात करेंगे निर्माण परियोजनाओं में संसाधन प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। ये हमारे पाठ्यक्रम के मॉड्यूल्स हैं और प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के अंतर्गत हमने तमाम बातों पर चर्चा की और आज की हमारी चर्चा होगी निर्माण परियोजनाओं में संसाधन प्रबंधन पर। तो आइए, ये हम देख चुके हैं कि किसी भी परियोजना में तमाम गतिविधियां होती हैं और हर एक गतिविधि के लिए उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसकी एक परिभाषित स्पेसिफिकेशन होती है, एक परिभाषित संभवतः पूर्व निर्धारित आरंभ और समाप्ति तिथि होती है, स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम, जो कि हम अपने क्रिटिकल पाथ से, नेटवर्क एनालिसिस से निकालते हैं। यह पूर्व निर्धारित होती है, लेकिन जैसे जैसे परियोजना आगे बढ़ती है यह कभी कभी बदलती है। संसाधनों की खपत होती है। ये हम मान के चले हैं कि हमारी हर गतिविधि में, हर एक्टिविटी में संसाधन की खपत होगी, सिवाय डमी एक्टिविटी के। तो हमने एक्टिविटी को डिफाइन ही इस तरीके से किया है, गतिविधि को परिभाषित ही ऐसे किया है कि उसमें संसाधनों की खपत होगी। तब बात आती है कि संसाधन क्या होते हैं, किस प्रकार के संसाधनों की बात हम कर रहे हैं निर्माण परियोजनाओं में। तो पहली बात है सामग्री, रॉ मटेरियल्स। तमाम तरीके के रॉ मटेरियल हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, निर्माण परियोजनाओं में यूज होते हैं। मशीनरी तथा उसके साथ जुड़े कलपुर्जे, श्रमिक, लेबर फोर्स, मैन पावर और हाँ, धन इन सभी में समावेशित है। सामग्री खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने और उसके उपयोग करने के लिए और मैन पावर के लिए भी। जब हम किसी परियोजना को प्लान करते हैं तो हमने देखा कि किस प्रकार से गतिविधियों को शेड्यूल कर सकते हैं। ये हमारा था शेड्यूलिंग पर डिस्कशन, जबकि हमने देखा कि गतिविधि ए इस समय से इस समय तक हो सकती है, गतिविधि बी इस समय से इस समय तक हो जानी चाहिए। इस प्रकार का फर्क हमने अपने नेटवर्क एनालिसिस में बहुत स्पष्ट रूप से देखा। आज हम इस बात को जोड़ेंगे संसाधन प्रबंधन से। तो आइए अब हम संसाधनों और उनके प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर कुछ और गहराई से विचार करें। तो सामग्री प्रबंधन या इन्वेंट्री कंट्रोल की जब बात होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जब बात होती है, तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि सामग्री अर्थात मटेरियल किसी भी प्रोजेक्ट की लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। यद्यपि परियोजनाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, सिविल इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से निर्माण उद्योग में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री हो सकती हैं सीमेंट, रोड़ी, बजरी, एडमिक्सचर, जिनको कि मिलाकर हम कंक्रीट बनाते हैं। पानी, स्टील जो कि सरिया के रूप में या स्ट्रक्चरल स्टील के रूप में यूज होता है, बिटुमिन या कोलतार जो कि सड़कों के निर्माण में मुख्यतः यूज होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत यूज होता है। और फिर बात आती है मशीनरी, क्रेन, डोजर, वाइब्रेटर, तमाम छोटे उपकरण इत्यादि। फिर बात आती है उपभोग्य अर्थात कंज्यूमेबल्स की, जैसे तेल, ल्यूब्रिकेंट्स, डीजल, पाइप्स हम बहुत तरीके के यूज़ करते हैं, चाहे वो कंक्रीट के हों, पीवीसी के हों, अन्य वस्तुएं जैसे लकड़ी, टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, प्लम्बिंग फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स इत्यादि। यह तो एक लिस्ट अनएग्जॉस्टिव है, अर्थात तमाम चीज़ें इसमें जुड़ती हैं। यह तो मात्र सिविल इंजीनियरिंग की बात है। जब हम मेट्रो जैसी किसी परियोजना की बात करते हैं, इन सब के अलावा रेल अर्थात पटरी और रोलिंग स्टॉक, उससे जुड़े हुए सिग्नलिंग, तार, बिजली की आपूर्ति, सब स्टेशन, ये सब भी एक प्रकार से सामग्री या मशीनरी के रूप में परियोजना के अभिन्न अंग होते हैं। तो जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात होती है तो इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है यह सुनिश्चित करना कि सामग्री निर्धारित समय पर सही परिमाण में, सही गुणवत्ता में, सही कीमत पर, सही समय पर, सही स्रोत से परियोजना के लिए उपलब्ध हो। इस स्लाइड में जो तमाम विवरण दिया गया है
वह ये निर्देशित करता है कि हम कोई भी सामग्री पहले से खरीद कर रख सकते हैं, किंतु क्या हमें वो आवश्यक है कि हम पहले से सामग्री खरीद कर रख लें, या हमें उस समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जबकि वह सामग्री आवश्यक हो और तब हम उसको खरीदें। लेकिन तब हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सामग्री अक्सर तुरंत की तुरंत आपको बाज़ार में नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि हमें किसी भी गतिविधि में किस मात्रा में कोई भी सामग्री चाहिए, हमको कितनी सीमेंट चाहिए, हमको कितनी स्टील चाहिए, हमें किस गुणवत्ता की सीमेंट चाहिए, किस गुणवत्ता की स्टील चाहिए, क्या चाहिए हमें अपने एडमिक्सचर में, बिजली के तारों में, प्लम्बिंग फिटिंग में इत्यादि। अब यहाँ पर एक और बिंदु पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वो ये है कि यद्यपि निर्माण परियोजनाएं अक्सर फील्ड में एग्जीक्यूट की जाती हैं, लेकिन तमाम ऐसी वस्तुएं हैं जो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में हम लेकर आते हैं, जैसे प्लम्बिंग फिटिंग्स हैं, नल हैं, पाइप्स हैं, बिजली की फिटिंग है। ये सब फैक्ट्री में बनाए गए उत्पाद हैं। सीमेंट है, वो भी फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट है। लेकिन रोड़ी और बजरी उस क्लास में आती हैं जहाँ पर कि वो नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल मटेरियल है और एक मिनिमल, बहुत ही कम प्रोसेसिंग के साथ फैक्ट्री में या रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट में लेके आया गया है उनको, और उसके बाद कंक्रीट हमारे पास साइट पर लाई गई है प्लेसिंग के लिए। सही कीमत, क्योंकि रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट पूरी परियोजना का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है, इसलिए ये आवश्यक है कि हम सही कीमत पर अपना रॉ मटेरियल खरीदें। रॉ मटेरियल की कीमत वेरी करती है। यह बात तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जबकि हम देखते हैं कि हमारी परियोजनाएं कई महीनों तक या कभी कभी कई वर्षों तक चलती हैं। तो उन महीनों में या उन वर्षों में स्टील की कीमत है, सीमेंट की कीमत है, इनकी कीमत कांस्टेंट तो नहीं रहेगी। इस बात की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं और शायद अनुबंध के समय इस पर हम फिर से चर्चा करेंगे कि इस कीमत के वेरिएशंस को हम अनुबंधों में किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं या करते हैं। सही समय की बात तो आप समझ ही गए होंगे कि जब आवश्यक हो तो वह सामग्री उपलब्ध हो। जहाँ तक सही स्रोत का सवाल है, यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी सामग्री हो सकता है कई जगह से हमको उपलब्ध हो सके, किंतु गुणवत्ता, परिमाण और कीमत की दृष्टि से अक्सर कंपनियां एक सर्वे करके कुछ स्रोत आइडेंटिफाई करती हैं, चिन्हित करती हैं। वो कहते हैं कि वहीं से हम यह सामग्री लेंगे। यह भी ध्यान में रखना होगा कि कभी कभी क्लाइंट जो होता है, जिसके के लिए हम कोई परियोजना कर रहे हैं, कोई ब्रिज बना रहे हैं या सड़क बना रहे हैं, जो क्लाइंट है वो भी इस बात को निर्धारित करता है कि यह मटेरियल आप इन्हीं सोर्सेस से या इन्हीं स्रोतों से ले सकते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया जाता है, अर्थात सटीक सामग्री प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि निर्बाध रूप से सामग्री की आपूर्ति साइट पर बनी रहे, सामग्री की बर्बादी कम हो और स्टोरेज लागत भी कम हो। जब स्टोरेज लागत की बात आती है तो यह समझना चाहिए कि अगर हम कोई भी वस्तु खरीद कर रखते हैं तो उसको रखने के लिए हमें गोदाम की आवश्यकता होती है। गोदाम के लिए हमें किराया देना होता है। तो एक आइडियल या आदर्श स्थिति तो ये होगी कि हमें गोदाम की आवश्यकता ही ना हो, हमारे पास जो सामग्री जब चाहिए हो तो हम सीधे लेके आएँ और उसको साइट पर लगा दें। लेकिन ये संभव नहीं है। हमें गोदाम में कुछ सामग्री तो अवश्य रखनी ही होती है, लेकिन उस कॉस्ट को कम करना इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक उद्देश्य होता है। साथ ही साथ बहुत दिनों तक रखी हुई सामग्री भी खराब हो जाती है। पहले से बहुत सारी सामग्री खरीद कर रख लेना बहुत बुद्धिमानी की बात भी नहीं होती है। ध्यान रहे कि एक ही सामग्री की आवश्यकता कई गतिविधियों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए सीमेंट हम कंक्रीट में भी प्रयोग करते हैं। हम आवश्यकता होती है तो मॉर्टर
जिसको कि हम ब्रिक वर्क में यूज़ करते हैं वहाँ यूज़ करते हैं। ब्रिक वर्क में ही जब हम प्लास्टर करते हैं तो उसमें भी हमें सीमेंट चाहिए, और अगर हम प्री स्ट्रेसिंग कर रहे हैं तो ग्राउटिंग में हमें सीमेंट चाहिए इत्यादि। तो कई जगहों पर एक ही रॉ मटेरियल सीमेंट का प्रयोग होता है। जब हम प्लानिंग करते हैं और यहाँ पर हम समय देखते हैं तो ये हो सकता है कि यहाँ पर हमारी कुछ कंक्रीट हो, यहाँ पर हमारे कुछ मॉर्टर का प्रयोग हो, यहाँ पर कुछ पेस्ट बनाना हो, यहाँ ग्राउट बनाना हो सकता है ग्राउट के साथ साथ कंक्रीट भी हो। तो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व मात्राओं को देखते हुए सीमेंट कितनी चाहिए और कब चाहिए, इसका हमें अंदाज़ा करना होता है, और वो काम एक इंजीनियर करता है, और वह इंजीनियर अपनी आवश्यकताएं स्टोर में या इन्वेंट्री कंट्रोल जो कर रहा है उसको बताता है, और उसके आधार पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट या स्टोर्स में सीमेंट का प्रोक्योरमेंट या खरीद की जाती है। तो ये तो बात हुई उस तरीके की जहाँ पर कि एक ही सामग्री कई जगहों पर प्रयोग में आ रही है, लेकिन ये भी है कि सामग्रियाँ परस्पर परिवर्तनीय नहीं होती। एक सामग्री दूसरी सामग्री की जगह प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है। अगर जहाँ हमें सीमेंट चाहिए वहाँ सीमेंट ही चाहिए होगी। सीमेंट में भी तरह तरह की सीमेंट होती हैं, ओपीसी होती है, पीपीसी होती है, तथा कुछ अन्य प्रकार की विशेष सीमेंट भी होती हैं। तो जहाँ पर हमें ओपीसी चाहिए वहाँ पर कभी कभी हम पीपीसी यूज़ कर सकते हैं, कभी हम दूसरी सीमेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी नहीं भी कर सकते हैं। तो इस बात का जजमेंट भी हमें इंजीनियरिंग के हिसाब से करना होता है, और परियोजना को सुचारू रूप से चलाने में यह इंजीनियरिंग जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गोदाम में रखा सामान अन्य गतिविधियों में लगाए जा सकने वाले धन को कम कर देता है। अर्थात अगर हमने सीमेंट 100 टन खरीद के गोदाम में डाल दिया तो ये 100 टन सीमेंट खरीदने में जो हमने धन लगा दिया वह एक प्रकार से डेड इन्वेंट्री हो गई। अर्थात उस धन को हम किसी भी प्रकार से उस परियोजना में किसी अन्य जगह पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यही आशय है इस बात का कि अन्य गतिविधियों में लगाए जा सकने वाले धन को कम कर देता है गोदाम में रखा हुआ सामान। तो यद्यपि उसकी वैल्यू तो है, वो 100 टन सीमेंट है हमारे पास, उसमें जो लागत लगी हुई है वो ठीक है, लेकिन अगर वो 100 टन सीमेंट यूज़ नहीं हो रही है, मात्र वहाँ रखी हुई है, तो वो डेड इन्वेंट्री है। ये हमें अवॉइड करनी चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। बहुत दिनों तक रखा सामान खराब हो सकता है। सीमेंट उसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। सीमेंट अगर बहुत दिनों तक गोदाम में रखी रहती है तो ख़राब हो जाती है। हाँ, ये बात भी है कि हो सकता है कि जो सीमेंट पुरानी हो गई है उसको हम किसी तरीके से किसी ऐसी जगह पर उपयोग कर लें जहाँ पर स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन उतना नहीं है। जो सीमेंट हमें कंक्रीट में चाहिए, अर्थात जिस गुणवत्ता की सीमेंट हमें कंक्रीट में चाहिए, स्ट्रक्चरल कंक्रीट में चाहिए, जहाँ पर कि स्ट्रक्चर बन रहा है, जहाँ पर स्ट्रक्चर से अपेक्षित है कि M35 कंक्रीट होगी या M30 कंक्रीट होगी, उसमें हम किसी प्रकार से गुणवत्ता पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लेवलिंग कोर्स में प्लेन कंक्रीट में सीमेंट लगानी है तो शायद हम उस सीमेंट को यूज़ कर सकें। इस प्रकार की बातों में पढ़ने से अच्छा है कि हम सीमेंट उतनी ही लें जिसकी की खपत एक निश्चित काल में अपेक्षित है। तो आइए सामग्री प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को हम एक बार फिर से समझें। उपलब्धता के आधार पर नियोजन या प्लानिंग, ये हमारा उद्देश्य है सामग्री प्रबंधन या इन्वेंट्री कंट्रोल का। साथ ही साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है खरीद एवं ट्रांसपोर्टेशन, कि जो सामग्री हम खरीदते हैं वो कहाँ से खरीदेंगे और किस प्रकार से हम उसको साइट पर लेकर आएंगे, किस प्रकार से लेकर आएंगे, कितनी लागत लगेगी इत्यादि। साथ ही साथ निरीक्षण एवं गुणवत्ता, उस सामग्री का निरीक्षण कब होगा, कैसे होगा और उसकी गुणवत्ता क्या होगी। जब सामग्री की गुणवत्ता की बात होती है तो हमने अभी चर्चा की कि तमाम रॉ मटेरियल या सामग्री हमारी ऐसी होती हैं जो कि फैक्ट्री प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसमें कि हमने उदाहरण दिया था नल, बिजली के तार, हो सकता है बिजली के स्विच इत्यादि।
इनमें ये ध्यान में रखना होगा कि कितने परसेंटेज यूज़फुल होंगे। अर्थात अगर हमने एक सोर्स से 1000 स्विच लिए तो क्या ये 1000 के 1000 हम वाकई में यूज़ कर पाएंगे। अगर इन स्विचेस की गुणवत्ता अच्छी है, ये अच्छी जगह से लिए गए हैं, तो हो सकता है हम 995 स्विच यूज़ कर सकें। लेकिन अगर हमने इनकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया है, अर्थात इसके मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही है वहाँ पर गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया गया है, तो हो सकता है कि 1000 स्विच खरीदने पर हमें मात्र 800 या 850 स्विच ही अपने काम के मिलें। तो इससे हमारे पास न सिर्फ वेस्टेज बढ़ेगी, अर्थात 150 स्विच या 200 स्विच हो सकता है हमको फेंकने पड़े, और साथ ही साथ हमारे लिए एक समस्या होगी कि अगर हमें 800 या 900 या 1000 स्विच अपनी साइट पर चाहिए तो हमें कितने स्विचेस का ऑर्डर देना चाहिए। इसके लिए हमें हर मैन्युफैक्चरर के यहाँ जाकर, चाहे वो ए हो या बी हो, उसके यहाँ जाकर उन सामग्रियों का इंस्पेक्शन या निरीक्षण करना होगा। और यह बात हर कंपनी बहुत ध्यान से करती भी है। स्टोरेज या गोदाम में रखने वाली बात है, इस पर हमने चर्चा की। इन्वेंट्री नियंत्रण, इस पर हमने चर्चा की। और उपयोग के लिए इशू प्रक्रिया, अर्थात गोदाम में रखा सामान साइट में प्रयोग के लिए इशू किया जाता है। अर्थात गोडाउन का नियंत्रण तो स्टोर के हाथ में रहता है। स्टोर तमाम साइट पर हो रही गतिविधियों के अनुसार किसी भी सामग्री को खरीद कर, प्रोक्योर करके लाता है और यहाँ पर रखता है। उसके बाद साइट के इंजीनियर या साइट की रिक्वायरमेंट या उनकी आवश्यकताओं के अनुसार इस गतिविधि के लिए या इस गतिविधि के लिए वह मटेरियल इशू करता है। तो यहाँ पर कितना मटेरियल आया, कितना किस एक्टिविटी के लिए इशू हुआ, यह प्रक्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इन्वेंट्री के मैनेजमेंट में। कंप्यूटरीकरण, जिसमें कि निहित है हर आइटम की कोडिंग। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यदि आप अपने कार का बोनेट खोलेंगे और इंजन को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि तमाम तरीके के नट, बोल्ट, पाइपिंग और तमाम तरीके की छोटी छोटी वस्तुएं उस इंजन को बनाने में लगी हुई हैं। तो जो कार मैन्युफैक्चरर है, यह सिर्फ एक उत्पाद है, कार एक प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए तमाम तरीके की छोटी छोटी वस्तुएं उसमें लगी हुई हैं। उसमें से हर वस्तु को एक कोड देना और उस कोड के आधार पर कंप्यूटरों का सहारा लेते हुए यह प्रक्रिया करना, अर्थात उसको प्रोक्योर करना और उसको इशू करना, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। अब बात आती है इन्वेंट्री नियंत्रण में क्रिटिकलिटी की। यह भी तय बात है कि अगर किसी परियोजना में या किसी भी प्रोडक्शन में हज़ारों कलपुर्जे या हज़ारों पार्ट्स होते हैं तो हर पार्ट बराबर की क्रिटिकलिटी रखे, यह आवश्यक नहीं है। तो सामग्री के प्रबंधन या इन्वेंट्री कंट्रोल में इस क्रिटिकलिटी और उपयोग की आवृत्ति, अर्थात फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इन्वेंट्री निर्धारित की जा सकती है। कोई अगर सस्ती चीज़ है तो हम उसको एक तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, बहुत ही महंगी चीज़ है तो हमें शायद दूसरी तरीके से नियंत्रित करना पड़े। क्या कॉस्ट ही एकमात्र पैरामीटर होगा जिसके के आधार पर हम इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज भी महत्वपूर्ण है। हो सकता है सस्ता पार्ट हो लेकिन वो तमाम जगह चाहिए होता हो, महंगा पार्ट हो सकता है एक ही 2 जगह चाहिए हो, महंगाई में कितना महंगा इत्यादि। तो इस बात की चर्चा हम लोग अगले कुछ स्लाइड्स में करेंगे। तो क्रिटिकलिटी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए किसी वस्तु की क्रिटिकलिटी की पहचान करना सामग्री प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमें तमाम वस्तुओं में से ये निर्धारित करना चाहिए कि हाँ, ये वस्तुएं अधिक क्रिटिकल हैं इन वस्तुओं से। ये हम कैसे करते हैं? इसके लिए
इस क्रिटिकलिटी को तय करने के लिए एक तरीका है ABC विश्लेषण या ABC एनालिसिस। यह ABC एनालिसिस वस्तुओं की लागत के आधार पर किया जाता है और उनकी श्रेणी के आधार पर वस्तुओं के ऑर्डर का नियंत्रण करने में भी सहायक होता है। इसमें यह माना जाता है क्लास A वस्तुएं वह हैं जिनका कि कुल लागत में 70% का योगदान हो। क्लास B वस्तुएं वो हैं जिनका कि कुल लागत में 20% का या 20% योगदान हो, और क्लास C वस्तुएं वह हैं जो कि कुल लागत में 10% का योगदान करती हैं। तो जहां तक क्लास A में आने वाली वस्तुओं का सवाल है, उनकी करीब से निगरानी करने की आवश्यकता होती है और सटीक अनुमान लगाना आवश्यक होता है। एक एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ क्वांटिटीज यह बहुत ही आवश्यक है क्लास A वस्तुओं में, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन 70% ऑफ द टोटल कॉस्ट होता है। जहाँ तक क्लास B है वो उससे कम महत्वपूर्ण हो गई, उससे कम क्रिटिकल हैं और उसमें मध्यम स्तर का नियंत्रण रखा जा सकता है। और उसी के साथ क्लास C में आने वाली वस्तुओं में के केस में ऑर्डर देने की लागत कम करने के लिए थोक में ऑर्डर देने का विकल्प भी खोजा जा सकता है। नियंत्रण का स्तर मध्यम से भी कम हो सकता है और ABC के आधार पर इन वस्तुओं को खरीदने की प्रक्रिया अलग हो सकती है। अर्थात क्लास A वस्तुओं को खरीदने की पावर या सक्षम अधिकारी जो होगा वह हो सकता है थोड़ा उच्च अधिकारी हो। क्लास B में आने वाली वस्तुओं को खरीदने की पावर या अधिकार हो सकता है उससे थोड़े नीचे पद पर कार्यरत अधिकारी को दिया जा सकता है। क्लास C में आने वाली वस्तुओं का परचेज का अधिकार हो सकता है और भी किसी नीचे स्तर पर ही किया जा सके। तो आइए ABC विश्लेषण के अनुसार वस्तुओं के वर्गीकरण का एक उदाहरण देखें। यहाँ पर हमको कुछ डेटा दिया हुआ है। A से लेकर H तक 8 वस्तुओं की बात है, जहाँ पर कि औसत वार्षिक खपत नंबर्स या संख्या में यहाँ दी हुई है और पर यूनिट प्रति यूनिट उनकी औसत कीमत रुपयों में यहाँ दी हुई है। निर्धारित यह करना है कि इस A से H तक जो 8 वस्तुएं हैं उनमें से कौन सी क्लास A हैं, कौन सी क्लास B हैं और कौन सी क्लास C हैं। अर्थात किन वस्तुओं का योगदान कुल लागत का 70% है, किन का 20% है और कौन सी वस्तुएं मात्र 10% लागत कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो बहुत ही सीधी सी गणित करनी होगी कि हमें एक कुल औसत वार्षिक कीमत निकालनी होगी जो कि इस कॉलम में दिए हुए नंबर और इस कॉलम में दिए हुए नंबर का गुणा है। हमने 5000 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया 2,50,000। तो इस प्रकार अगर हम A से लेकर H तक कुल औसत वार्षिक कीमत निकालें तो यहाँ पर दी हुई वैल्यूज़ पर हम आ जाएंगे। फिर बात आती है इनको एक रैंकिंग देने की। नंबर 1 रैंकिंग हम देंगे उस वस्तु को जिसकी की सबसे अधिक औसत वार्षिक कीमत हो। तो यहाँ पर ये 6 लाख है, उसके बाद नंबर आता है यहाँ 2.5 लाख, फिर यह आता है 1,80,000 इत्यादि। यह प्रक्रिया पूरी करने पर हम यहाँ पर रैंकिंग दे सकते हैं और फिर हम रैंकिंग के आधार पर इनको रीअरेंज करते हैं और देखते हैं कि 6 लाख ऊपर चला गया, फिर 2.5 लाख, 1,80,000, 87,500 इत्यादि करते कराते कुल लागत जो है वो है 12,56,500। अब देखना यह है कि ये 12,56,500 का 6 लाख क्या प्रतिशत होता है। जब हम प्रतिशत निकालते हैं अर्थात कुल वार्षिक लागत का अनुपात, तो वस्तु C का जो अनुपात है कुल वार्षिक लागत में वो हम देखेंगे है 47.75 और इसी प्रकार से हम तमाम वस्तुओं का अनुपात निकालते हैं कि C का अनुपात है 47.75, A का अनुपात है 19.89, B का अनुपात 14.32 इत्यादि। तो अगर अब हम इसको एक क्यूमुलेटिव वार्षिक लागत के अनुपात में देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर तो 47.75 है और उसमें ये अगर हम जोड़ देंगे तो 67.64 आ जाएगा। इसमें अगर हम ये 14 जोड़ देंगे तो 81.97 आ जाएगा इत्यादि। अंततः यहाँ पर 100 तो आना ही है।
इसका अर्थ क्या है? तो इसमें हम देख रहे हैं कि वस्तु C और A, ये जो दोनों वस्तुएं हैं, इनको मिला करके लगभग 67.64% का योगदान मात्र इन दो वस्तुओं से हो रहा है। इसके आधार पर हम पहुंचते हैं इस टेबल पर। तो क्योंकि 70% हमारा क्लास ए का एक लाइन था, तो ये वस्तुएं जो हैं सी और ए, ये तो हमारी क्लास ए वस्तुएं मानी जाएंगी। 70 के आगे 20 अगर जोड़ते हैं तो हम पहुंचते हैं 90 पर। तो 90 तक अगर जाना है तो उसमें बी और डी जुड़ेंगे, ये दोनों क्लासिफाई हो गए बी। एफ, एच, ई और जी, ये चारों मिला करके यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस टोटल लागत के 10% के लगभग हैं। अतः हम इस उदाहरण में सी और ए को तो क्लास ए, बी और डी को क्लास बी तथा अन्य वस्तुओं को क्लास सी वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और होमवर्क का समय है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि इस पाठ्यक्रम में 2 प्रकार के होमवर्क दिए जाएंगे। एक वो जिनका कि सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा और एक वो जिनमें का कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यह उस प्रकार का एक असाइनमेंट है जिसका कि कोई सॉल्यूशन हम आपको नहीं देंगे और आपसे पूछ रहे हैं कि एक ठेकेदार एक मान लीजिए कॉलोनी बना रहा है, तमाम उसको घर बनाने हैं, हो सकता है एक कम्युनिटी सेंटर बनाना है, एक शॉपिंग सेंटर बनाना है, एक वाटर टैंक बनाना है इत्यादि। उन चीज़ों की सूची बनाएं जिनकी की आवश्यकता होगी उस कॉलोनी को बनाने में। ये एक्सरसाइज आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर हों तो करने की कोशिश करें कि उस रेलवे प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए कितनी वस्तुओं की आवश्यकता हुई होगी। मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप अपने कार का बोनेट उठाएं और अपने इंजन को देखें और वहाँ पर तमाम चीज़ों का जो उपयोग हुआ है उनको लिस्ट करें। साथ ही साथ आप इंजन को छोड़ भी दें, कार के अन्य तमाम पार्ट्स को देखें, सीट्स, स्टीयरिंग, गियर, टायर, रिम, एक्सल, डिक्की में तमाम चीज़ें यूज़ होती हैं। उनकी जब आप सूची बनाएंगे तो आपको लगेगा कि इन्वेंट्री कंट्रोल एक कितना महत्वपूर्ण भाग हो सकता है उत्पादकता में, कॉस्ट कंट्रोल में, क्वालिटी में। तो आगे बढ़ते हैं। सामग्री अर्थात रॉ मटेरियल मैनेजमेंट से अब हम लोग चलते हैं मशीन प्रबंधन या उपकरण अर्थात इक्विपमेंट मैनेजमेंट। जब इक्विपमेंट मैनेजमेंट की बात आती है तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि आधुनिक निर्माण परियोजनाओं में मशीनीकरण और भारी उपकरणों का उपयोग एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। उपयुक्त उपकरणों या मशीनों का चयन परियोजना के पूरा करने की अवधि को प्रभावित करता है। उपकरण के चयन में उसकी उत्पादकता और कुल लागत पर प्रभाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर पर्याय यह है कि जिस प्रकार का उपकरण हम चिन्हित करते हैं उससे उस प्रोजेक्ट की उत्पादकता और कुल लागत पर प्रभाव होता है। यह बात तो तय है कि उपकरण के चयन में उपकरण की कीमत अपनी जगह है, लेकिन उस चयन के आधार पर प्रोजेक्ट की कुल लागत और उसकी उत्पादकता पर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी उपकरण या मशीन की आवश्यकता कब और कितने समय के लिए है। जिस प्रकार से हमने चर्चा की शेड्यूलिंग में कि हम समय की एक्सेस पर यहाँ पर गतिविधि ए करेंगे, यहाँ पर गतिविधि बी करेंगे और हो सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सी गतिविधि करें। तो इन ए, बी और सी में आवश्यक संसाधनों की चर्चा हो रही है। तो ये तो था टाइम के आधार पर गतिविधियों की शेड्यूलिंग। अभी हमने चर्चा की कि ए, बी और सी में किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होगी। वह सामग्री समय पर मुहैया कराना, ए के लिए यहाँ पर, सी के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक और बी के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, समय पर वह सामग्री मुहैया कराना सामग्री प्रबंधन या इन्वेंट्री कंट्रोल का पार्ट है। लेकिन सामग्री के साथ साथ ए, बी और सी में
जिन इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी उनको भी तो मुहैया कराना होगा। ये सुनिश्चित करना कि ए, बी और सी के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए वह समय पर उपलब्ध हों। जिस तरीके का इक्विपमेंट चाहिए यह इक्विपमेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। निर्माण कार्यों में तमाम उपकरणों का प्रयोग होता है, तमाम मशीनों का प्रयोग होता है, जिसमें से कुछ लिस्ट यहाँ पर दी हुई है कि एक्सकेवेशन से लेकर कंपैक्शन, ड्रिलिंग, लिफ्टिंग, इरेक्शन, कंक्रीटिंग, इन सब ऑपरेशंस में, इन सब गतिविधियों में तरह तरह के इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। क्लैम शेल, ड्रैग लाइन, बैक हो, शावल, शीप फुट रोलर, तरह तरह की ड्रिल्स, तरह तरह की क्रेन्स, बैचिंग प्लांट, मिक्सर, ट्रांजिट मिक्सर, पंप, वाइब्रेटर इत्यादि। अगर हम एक तालिका के रूप में देखना चाहें तो एक उदाहरण हमने यहाँ दिया है कि ये एक बैक हो है, ये एक डेरिक क्रेन है, जो कि कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। होमवर्क यहाँ पर है कि इस प्रकार का इक्विपमेंट कौन बनाता है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि टिम्बरलैंड इक्विपमेंट लिमिटेड है, जो कि इस तरीके के डेरिक क्रेन का एक मैन्युफैक्चरर है। बात इस बात की भी है कि हर एक इक्विपमेंट का कॉस्ट या उसकी कीमत कितनी है, ये मैंने आपको नहीं दी है और एक होमवर्क के रूप में आपके लिए छोड़ दिया है कि निर्माण कार्यों में प्रयोग में आने वाले उपकरणों या मशीनों की व्यापक सूची बनाने का प्रयास करें और सुझाव के अनुसार तालिका को पूरा करें। साथ ही साथ इन उपकरणों या मशीनों की उत्पादकता और क्षमता भी समझें। जब उत्पादकता और क्षमता की बात होती है तो बात हो रही है जैसे क्रेन है, तो क्रेन तमाम कैपेसिटीज़ की हो सकती हैं, 10 टन, 20 टन, 50 टन, 100 टन। तो अब बात यह है कि हमें किस कैपेसिटी की क्रेन चाहिए, किस क्षमता की क्रेन हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए सबसे सटीक लगती है, सबसे इफ़ेक्टिव लगती है, एप्रोप्रिएट लगती है। उसको खरीदने से हमारी उत्पादकता कितनी बढ़ती है, कितनी घटती है, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। इन सब बातों पर सेल्फ स्टडी करने की बात असाइनमेंट के रूप में आपके लिए छोड़ दी है। यह तो हमने पहले ही कहा है कि कार्यस्थल या साइट की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपयुक्त सटीक उपकरणों का चयन महत्वपूर्ण होता है। खुदाई है एक एक्टिविटी है जिसमें कि निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कार्य का स्केल क्या है, छोटा सा एक्सकेवेशन है या बहुत ही वृहद रूप से अर्थ मूवमेंट करना है, उपलब्ध समय कितना है, स्थानीय परिस्थितियां क्या हैं, चाहे वो मौसम के संबंध में हो या वहाँ की मिट्टी की स्थिति हो, वाटर टेबल हो, इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। उपकरण की उपलब्धता, कौन सा उपकरण वहाँ पर उपलब्ध है, अगर साइट रिमोट है तो वहाँ पर हो सकता है कि तमाम तरीके के उपकरण न हों, कुछ ही उपकरण हों जिनसे कि आपको काम चलाना पड़े। उपकरणों के साइट पर ले जाने की लागत होगी, आवश्यक कलपुर्जों की उपलब्धता, मशीन्स में अक्सर ब्रेकडाउन होता है, कुछ रिपेयर होता है, तो उस रिपेयर में कलपुर्जों की उपलब्धता क्या है, डंपिंग क्षेत्र कहाँ है, हमें जो अर्थ हम निकाल रहे हैं उसको हटा करके कहाँ ले जाना है, कितनी दूर ले जाना है इत्यादि। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही हम खुदाई में कौन सा उपकरण या मशीन यूज़ करेंगे, इस बात का निर्णय हमें लेना होगा। अब बात आती है कि उपयोग के लिए उपकरण किस प्रकार से साइट पर पहुंचेंगे। हम उनको खरीद सकते हैं या छोटी अवधि के लिए किराए पर ले सकते हैं या लंबी अवधि के लिए लीज कर सकते हैं। निर्णय हमें यह करना होता है कि इनमें से कौन सा विकल्प चुना जाए। पहली बात है कि उपकरण को कब खरीद लेना चाहिए। यदि उपकरण कंपनी के प्रमुख कार्यों के लिए आवश्यक है, अर्थात लंबे समय तक और कई परियोजनाओं में उसका उपयोग संभावित है, एक उपकरण कंपनी का एसेट बन जाता है और हो सकता है कि करों आदि में लाभदायक हो। एक इक्विपमेंट खरीद लेने से हम उस उपकरण के प्रयोग के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते। यह बात ध्यान में रखनी होगी कि एक फिलॉसफी के रूप में, एक सोच के रूप में, क्या कंपनी एसेट बिल्ड करना चाहती है या नहीं। उदाहरण के लिए हमें कार खरीदनी चाहिए या नहीं। अगर टैक्सी सर्विस या टैक्सी आसानी से उपलब्ध है तो
तो कार खरीदें या हर समय जब आवश्यकता हो तो टैक्सी से जाएं। इस प्रकार की ही सोच कंपनी में गवर्न करती है कि कंपनी एसेट बिल्ड करे या ना करे। इस पर आप स्वयं भी विचार कर सकते हैं। तमाम तरीके का लिटरेचर उपलब्ध है, उसको पढ़ सकते हैं। उपकरण खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो टेक्नोलॉजी है कि किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है वो उपकरण, इंस्टॉल करने और चलाने में आसानी है या दिक्कत हो सकती है, उसके लिए क्या हमें अपने ऑपरेटर्स को विशेष प्रशिक्षण देना होगा। वारंटी के बाद मरम्मत और उसका व्यय, मरम्मत के लिए सुविधाओं की उपलब्धता और लगने वाला समय, ऑपरेटिंग लागत, आवश्यक कलपुर्जों की उपलब्धता, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमको उपकरण का चयन करना चाहिए। उपकरण कब किराए पर ले लेने चाहिए? यदि किसी उपकरण को खरीदने से पहले उसको चलाकर परखने की इच्छा हो कि क्या यह इक्विपमेंट हम खरीदें या ना खरीदें। यह भी हो सकता है कि हम उसको चलाकर एक बार देखना चाहें, अपने ऑपरेटर्स को एक बार देखने का मौका देना चाहें कि आप इसको चला के देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो हम वो इक्विपमेंट आगे से खरीद कर अपने इक्विपमेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। यदि आवश्यकता कम समय के लिए ही हो तो हमें वो इक्विपमेंट खरीदने की आवश्यकता नहीं है, हम उसको किराए पर ले सकते हैं। केवल विशेष प्रोजेक्ट्स में ही उसकी आवश्यकता हो, यह भी एक तरीके से कम समय की आवश्यकता का एक पार्ट है। यदि अपना उपकरण किसी कारण से उपलब्ध न हो, हमारे पास इक्विपमेंट तो है लेकिन किसी कारण से रिपेयर में है या उस साइट पर नहीं है, तब हमें अल्पकाल के लिए इक्विपमेंट रेंट करना होगा। जहां पर उपकरण को लीज पर लेने का संबंध है, खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न होना एक कारण हो सकता है। इस केस में उपकरण की आवश्यकता तो है किंतु संसाधनों के अभाव में हम उसको खरीद नहीं सकते, इसलिए हमें उसको लीज करना होगा। एक बात उपकरणों के संबंध में बहुत स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए, वो ये है कोई भी उपकरण बहुत ही महंगे होते हैं। यह उस तरीके के उपकरण नहीं हैं जिनको कि बहुत ही मास प्रोड्यूस किया जाता हो या उनकी उपभोक्ता बेस या कंज्यूमर बेस बहुत बड़ी हो। इस प्रकार के इक्विपमेंट बहुत ही कम बनते हैं और कभी कभी ऑर्डर पर ही बनते हैं, अर्थात ये बहुत ही महंगे होते हैं। इसलिए उनको खरीद पाना हर कंपनी के लिए संभव नहीं होता है। इसलिए तमाम कंपनियां लीज पर ही इक्विपमेंट को लेकर अपना काम चलाती हैं। तो आज हमने चर्चा की सामग्री के प्रबंधन की और इक्विपमेंट मैनेजमेंट। इक्विपमेंट में यूज होने वाले कलपुर्जों का मैनेजमेंट एक तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ही पार्ट माना जाएगा। इस चर्चा के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। यहाँ पर कुछ उपयोगी पुस्तकों की लिस्ट दी हुई है जो कि आपको इस पाठ्यक्रम में मटेरियल को समझने में सहायक होंगी। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।